हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। आज से हम लोग आपके सामने आरओ से संबंधित अध्ययन सामग्री लेकर आएंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे और आरओ एग्जाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले जो प्रीवियसली 2016 में आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो हम आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आए हैं। साथ ही आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है, जिसमें 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सेक्शन रहने वाला है। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि उनके लिए जो 50 मार्क्स का जो सेक्शन है एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना, जिनका एप्टीट्यूड रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है। तो वो इस वजह से हम जो भी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर करेंगे जिन्हें इस पोर्शन में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, और उनके हिसाब से ही चलेंगे। चलिए आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। 2016 में जो आरओ का पेपर हुआ था प्री का, उसमें ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, और यहाँ आपको वही कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। जिसे ये फॉर्मूला पता होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेगा। जैसे यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 2.39 अगर हम देखें 2.39 प्लस 1.61 और ऐसे ही 2.39 माइनस 1.61, बहुत आराम से देखेंगे तो कहीं जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से इसे डिराइव कर लेंगे तो ये इजीली यहाँ से ये और ये सेक्शन चीज़ें कट जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, 39 61 को अगर ऐड करते हैं तो 100 होता है, 2 और 1 3 और 100 यानी 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसको नहीं आता है वो कुछ फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इन चीजों को थोड़ा सा रेडी कर लें भाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि 0.5 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 तो x का मान क्या है? ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है और इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू 0.75 इंटू 8। अब यहाँ पर 0.75 का 8 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इस 0.75 को 3/4 लिख लिया जाए, है ना। तो ये बहुत आसान हो जाएगा भाई। ठीक है ना, 3 दूना 6 और 5x इक्वल टू 6। हमें एग्जाम में टाइमिंग भी ध्यान रखनी है, 2 घंटे का पेपर होना है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये 6/5 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये 1.2 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर सॉल्व करनी है। आगे देखें, अगर एक कक्षा में 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है, शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो ये एवरेज से रिलेटेड चैप्टर है, आपको चैप्टर भी पता होने चाहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को बनाए तो यहाँ पर पहले तो एवरेज की बात करें। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? अगर आप देखें टोटल सम, कुल योग कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कुल संख्या कितनी है बच्चों की, है ना, कोई भी हो एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ इसके इस क्वेश्चन में हमें टोटल सम निकालना पड़ेगा। तो टोटल सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर सीधा लिख दीजिए सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर, बहुत सिंपल शॉर्ट में। ठीक है, तो पहले बच्चे कितने हैं भाई, 22 है। तो सबसे पहली कंडीशन में देखें तो 22 मल्टीप्लाई बाई S1 की बात करें अगर, सम 1 22 मल्टीप्लाई बाई 21। ठीक है, 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42 और 4 46, 462 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक को अगर हमने सम्मिलित कर दिया, मतलब पहले 22 विद्यार्थी थे, अब एक शिक्षक भी हो गया, तो नंबर कितने हो जाएंगे, नंबर 23 हो जाएगा।
कुल संख्या जो हो जाएगी वो 23 हो जाएगी, और एवरेज में जो वृद्धि हो जाती है वो 1 वर्ष की हो जाती है, यानी 21 की जगह क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें तो सम टू क्या आ जाएगा, 22 तिया 66, 22 दूना 44 और 6 50, 506। ठीक है, अब इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा था ना, यानी टीचर की आयु एक्स्ट्रा थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, S2 में से S1 को माइनस कर देंगे, यानी 506 माइनस 462, तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 44, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें सॉल्व करनी है, बहुत इजी है, बट कंटिन्यूटी में रहना जरूरी है इन सब चीजों के लिए। आगे देखते हैं, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय है, यदि उनके सिरों की संख्या 48, पैरों की, तो भाई देखो कोई शॉर्टकट वगैरह मैं यहाँ अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उन बच्चों को समझ नहीं आएगा शॉर्टकट से। ठीक है, आराम से समझो, कॉन्सेप्ट बना के चीजें अगर आप आगे लेकर चलते हो तो शॉर्टकट भी आगे जब हम क्लासों में आगे देखेंगे वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए मुर्गियों की संख्या हम यहाँ पर देखें, मुर्गियों की संख्या की बात करें, मान लेते हैं, है ना, और ऐसे गायें जो है वो क्या कितनी है हमारे पास, y है। अगर सर की बात करें तो कुल सरों की संख्या 48 है, यानी मुर्गी का सर भी एक ही होता है, गाय का भी एक ही होता है ना। ठीक है, पैरों की संख्या की बात करें, मुर्गी के 2 पैर यानी 2x, और अगर बात करें गाय के 4 पैर होते हैं तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 140, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 96, माइनस कर दीजिए, यहां से आ जाएगा 2y, 10 में से 6 बचा गया, 4 बचा। ठीक है, 13 में से 9 हो गया 4। ठीक है भाई, इस तरीके से चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या बताइए, बट मुर्गियों की संख्या तो हमने x मानी थी ना। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, y की वैल्यू 22 आ गई, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 माइनस 22, 8 में से 2 गया 6, यानी 26 आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उन बच्चों के लिए है जिन्हें दिक्कत है भाई, है ना, जो जिन्हें बहुत अच्छे से चीजें आती है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिक चीजें कैसे सॉल्व करनी है समझ में आना चाहिए, है ना। आगे भी एडवांस क्लासेस हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि a का 20% b के बराबर है, तब b का 20% निम्न में से किसके समान होगा, है ना। तो a का अगर हम बात करें परसेंटेज, a का 20% यानी 20/100 इज इक्वल टू किसके बराबर है, b के बराबर है ना। तो यहां से देखें तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5b। तो 20 का b% निम्न में से किसके बराबर होगा, 20 का b%। ठीक है, अब यहां पर देखो b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a/5। तो अगर हम 20 का b/100 करें तो 20 गुणा गया b की वैल्यू ये रख दो a/5 इंटू 100 अगर रख दे। ठीक है, तो अगर हम देखें 5 चक्कू 20, ये आ जाएगा 4a/100, इतना हो गया। ठीक है, बट पूछा है यहां पर देखो ऑप्शन में क्या है, परसेंटेज दे रखा है ना, तो परसेंटेज दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इस 100 से कट जाएगा 4, एक ये आ जाएगा a के 4% के बराबर परसेंटेज निकाला हमने, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो ऑप्शन कौन सा आपके पास रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश ने जितने में 20 अंडे खरीदे उतने में उसने 18 अंडे बेचे, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल, अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, 20 अंडे जितने में खरीदे उतने में उसने 18 बेचे, तो एक तो बात क्लियर हो गई कि लाभ ही होगा। कितना लाभ होगा यहाँ देखते हैं, जो खरीदे उसमें से क्या करो, जो बेचे घटा दिया, डिवाइडेड बाय 18, है ना, जितने बेचे। ठीक है ना, तो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आपका
प्रतिशत लाभ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, 2/18 गुणा गया 100, यानी 1/9 गुणा गया 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11:1/9%। और ये लाभ तो मैंने आपको बता दिया था, लाभ ही होना है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है, अब यहां पर वर्गों की संख्या पूछी गई। मैं आपको एक बेसिक फिगर बता देता हूं। इस तरीके से अगर कोई फिगर है तो एक तो वर्ग ये हो गया 2, तीसरा ये हो गया चौथा, और एक बड़ा वाला 5वां। तो सबसे अंदर से स्टार्ट करो तो चीजें समझ में आएंगी भाई, है ना। तो अंदर वाले में देखो, अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4, ये हो गया 5 बड़ा वाला। ऐसे इसके बाहर वाले में देखोगे, मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला 5। और ऐसे इसके बाहर वाले की बात करूं अगर, तो 1 2 3 4 और ये के बड़ा वाला 5। तो कितना हो गया 5 और 5 10 और 5 15। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, लिख लो, है ना, प्रकाश सुबह, ऐसे लिखना होता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, प्रकाश को सुबह, सुबह को अंधेरा, सुबह के आगे अंधेरा लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद अंधेरे को रात, अंधेरा हो गया आपका रात, और रात को धूप, रात को हमने क्या कह दिया, धूप कह दिया। ठीक है, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं, सबको पता है भाई, रात को सोते हैं। तो रात को हमने क्या कह दिया था, धूप कह दिया था, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धूप। चलिए नेक्स्ट, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे, उनकी पत्नियां, परिवार के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और एक बेटी हैं। प्रत्येक बेटे के 3 बेटे, तो परिवार में सभी पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि पुरुष को मैं ट्रायंगल से, और जो भी महिला होगी मैं उसको सर्कल से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो इजी हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक परिवार में एक आदमी और उसकी पत्नी है, तो एक आदमी हो गया और उसकी पत्नी, प्लस साइन का मतलब है पति पत्नी है। ठीक है, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। अब यहां पर मैं बना दे रहा हूं, 4 बेटे हैं तो इससे नीचे ही होंगे, अगली जनरेशन में होंगे। तो ये 4 बेटे हो गए और इनकी पत्नियां, मतलब इनकी भी शादी हो चुकी है, इस तरीके से। ठीक है, परिवार के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और एक बेटी है। ठीक है, इन सबके क्या है, यहां पर मैं बना दे रहा हूं इसके आगे अलग से, कि इनके क्या है, 3 बेटे और एक बेटी, प्रत्येक के हैं 3 बेटे और एक बेटी, 3 बेटे और एक बेटी, है ना, सबके हैं इस तरीके से। ठीक है, तो परिवार में सभी पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गिन लीजिए ट्रायंगल वाली चीजें, 1 2 3 4 5, 3 8, 3 11 और 3 14 और 3 17। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के एन और एक्स का भाई है, यहां पर देख लेते हैं। देखो फैमिली चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। के एन और एक्स का भाई है, तो ये भाई है मेल, मैंने कहा था ट्रायंगल से मैं मेल को डिनोट करूंगा, है ना, ध्यान रखना। के एन और एक्स का भाई है। एन एक्स के बारे में अभी नहीं पता है कि इनका जेंडर क्या है। वाई एन की माता है। ठीक है ना, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये वाई हो गई, ये एन की माता है, मैंने इसको सर्कल से डिनोट कर दिया। वाई एन की माता है, एक जनरेशन ऊपर ही होगी। और जेड के का पिता है, जेड के का पिता है, तो जेड पिता है, तो मैंने इसको, अभी ये भाई है तो ये ऑब्वियस सी बात है पति पत्नी होंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। के जेड का पुत्र है, के पुत्र है किसका, जेड का, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है। एन सदैव एक्स का भाई है, एन सदैव एक्स का भाई है, जरूरी नहीं है भाई, ये बहन भी हो सकती है, यहाँ पर ये भाई भी हो सकता है एन के का, और बहन भी हो सकती है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और जेड एक्स का पिता है, जेड एक्स का
पिता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं ओर खिसक जाती है। ठीक है, मान लीजिए 6 स्थान बाएं ओर शिवानी, ठीक है, मान लीजिए शिवानी कहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देखना भाई, है ना। शिवानी यहां पर थी, ये इसका मूल स्थान है, ठीक है, और मूल स्थान से बाएं ओर खिसक जाती है 6 स्थान, यानी इधर मान लीजिए यहां खिसक गई, ये हो गई आपकी शिवानी। तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। तो बाएं से उसका स्थान 8वां है, ठीक है, शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां है। यानी अगर हम बाएं से बात करें, ये लेफ्ट ही होता है भाई, है ना, तो बाएं से उसका स्थान कितना है? 8वां है। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा? यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी ओर, तो ये शिवानी का मूल स्थान था, ये शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी ओर है, इस तरीके से, ठीक है। यानी यहां पर क्या है? यहां पर आपकी कौन है? उर्वशी, ठीक है, ये हो गया। तो इसका पूछा गया है कि दाएं से क्या स्थान होगा, है ना। हमें मान लीजिए पंक्ति इस तरीके से यहां से यहां तक है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां तक की, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो कुल लड़कियों की संख्या कितनी है भाई? 30 है, तो डिस्टेंस हमें हमेशा एक ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी 31। अब देखो सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, 31 ये हो गया टोटल। यहां से यहां तक देखोगे तो 8 और 6 14 और 4 18, तो यहां पर ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 31 माइनस 18 हो जाएगा भाई, ठीक है, और 31 माइनस 18 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं डिटेल में चैप्टर पढ़ाऊंगा भाई। प्रश्न चित्र में लुप्त चित्र उत्तर चित्र में से चुनिए, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को देखने की। यहां पर देखोगे तो HIJK, उसके बाद L, MNO, फिर P, यानी QRS, फिर क्या हो जाएगा? T। सिंपल हो गया ना। यहां देखो IJK, उसके बाद L हो गया, MNO, ये M है, ठीक है, MNO के बाद P, तो QRS, इसके बाद यहां पर क्या होना चाहिए? T। तो ऐसा कौन सा फिगर है? यही फिगर दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन ये बी वाला ही सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। बाकी चीजें भी चेक कर लो, GHIJ KLMN, है ना, तो OPQ, यानी R होना चाहिए, यानी सही है, ठीक है। इतने में आपको क्लियर हो जाएगा भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रमन ने 12,000 रुपए प्रति वर्ष 10.5% की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज पर उधार लिए, है ना, और जबकि राहुल ने उतनी ही धनराशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की दर से उधार लिए, किसने ज्यादा धनराशि दी और कितनी अधिक दी? तो पहले तो भाई बहुत सिंपल चीजें, मैं कोई शॉर्टकट अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक से चीजें स्टार्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100। हिंदी में अगर हम लिखें इसे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। तो इसकी मदद से हमारा क्या आ जाएगा भाई? साधारण ब्याज आ जाएगा। तो पहले इसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। मूलधन कितना है? 12,000, दर कितनी है? 10.5%, समय कितना है? 3 वर्ष, डिवाइडेड बाय, ये हिंदी रूपांतरण है भाई, है ना, मल्टीप्लीकेशन में मत समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये कुछ हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है ना। 12 का गुणा आप 10.5 में आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। 105 गुणा गया 12 हो जाएगा, यानी 12 पंजे 60, 12 एकम 12 गुणा गया 3 हो जाएगा, तो 0, 3 छका 18, 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी 3,780 रुपए ब्याज के हो गए। तो कुल राशि अगर हम देखें
ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, कुल राशि जो उसने दी होगी, चलिए उसके अलावा भी काम चल जाएगा, है ना, बट देख लेते हैं कुल राशि कितनी दी होगी। 12,000 के साथ 3,780 देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 15,780 रुपए साधारण ब्याज के हिसाब से। चलिए ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये तो हमने एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जबकि राहुल ने उतनी धनराशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन बराबर A इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होता है ना। यहाँ पर ये A मिश्र धन हो गया, P मूलधन हो गया, R दर हो गई, n समय हो गया, कितने वर्षों के लिए दिया, ठीक है। तो यहाँ से सीधा हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। P की बात करें अगर तो P 12,000 रुपये है भाई, उतना ही था। 1 प्लस दर की बात करें तो 10% है, 10/100 n 3, तो ये कितना हो जाएगा 12,000 गुणा गया इस 10 से 10, 10 एकम 10 और 1 11/10 की पावर कितनी है 3, यानी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, तीनों जीरो कट जाएंगी, है ना। 11 का क्यूब कितना होता है भाई 13, 31, इतनी चीजें तो भाई आपको बेसिक होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो यहाँ पर, है ना। और इसे निकाल लो तो 12 का मल्टीप्लाई आसान है ना करना, 36 और 1 37 हो जाएगा, 12 3 36 और 3 39, ठीक है। 12 कम 12 और 3 15, यानी 15,972। तो ये जो है ये अमाउंट रमन ने दी, यहाँ पर ये टोटल अमाउंट रमन ने दी 15,780, और ये किसने दी यहाँ पर, ये टोटल अमाउंट राहुल ने दी। अब आप देख लीजिए भाई कि किसने ज्यादा दी, है ना। तो किसने ज्यादा दी यहाँ पर, राहुल ने ज्यादा दी। कितनी ज्यादा दी, अगर आप लोगों से अमाउंट पूछ लिया जाए कितनी ज्यादा दी तो घटा दीजिए, बहुत सिंपल है। फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 15,972 माइनस 15,780, ठीक है। 2 17 में से 8 गया 9 बचता है भाई, है ना, यानी आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा सीधा, देख लो आप वहां पर, है ना। तो 193 यानी डी राउंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर। अभी इसलिए इतना डिटेल में समझा रहे हैं क्योंकि समझिए कि होता क्या है, पहले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरीके से बेसिक तरीके से चीजें सॉल्व कर सकती हैं, करी जा सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने 10वीं क्लास तक पढ़ी होंगी सारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 है, यानी उनकी आयु का जो एवरेज है वो 27 है। तो मान लीजिए पिता की आयु x, पुत्र की आयु y, एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 और 27। ध्यान रखना ये पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, ठीक है। एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरा, इसके आगे भी चीजें कही गई कि 18 साल बाद, मैं बहुत डिटेल में और बहुत पेशेंस से चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, जोड़ घटाना तो आता होगा, है ना। तो 18 साल बाद, तो 18 साल बाद पिता की आयु भी क्या हो जाएगी, 18 साल बढ़ जाएगी, और पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी, 18 साल बढ़ जाएगी। तो पिता की और उसकी आयु, पुत्र की आयु के बीच में क्या है, 1:2, यानी दुगनी हो जाती है। पिता की आयु दुगनी हो जाती है। हमें अगर बराबर कर लेना है इसे, हमें अगर इसे क्या करना है, बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई छोटी आयु के साथ करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो पाएगी, है ना। कई बच्चे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले ही पिता की आयु दुगनी है ना, वो और बड़ी बराबर में भी रख देते हैं, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसे देखें तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 2y प्लस 36, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 18, है ना। ये 18 इधर ले गया, 2y इधर आ गया। अब पहली दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कुछ यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना। x माइनस 2y इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब घटा दीजिए, ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y, और इसको अगर करें तो 14 में से 8 गया 6, यानी 36। 3y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, यानी पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितनी आ गई,
12 है ना, कहीं पर भी वैल्यू रख दीजिए इस 12 को, यहीं रख दीजिए है ना। y इक्वल टू 12 है तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू 54 माइनस 12, इतना तो समझ में आ जाता होगा ना। 54 माइनस 12 यानी 42, तो पिता की आयु कितनी हो गई, x इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर हम पिता की आयु देखें, पिता की आयु हो जाएगी 42 और पुत्र की आयु कितनी है 12, तो ऑप्शन किस में है, ये इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें ये सॉल्व करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो भाई बहुत सिंपल है, देखो अगर आगे अगर हम इसे देखें तो बी सी डी, यहाँ बीच में सी है ना, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे होगा है ना, ये तो कंफर्म है कि जे होगा, ठीक है। एफ जी एच, पहले अल्फाबेट देख लेते हैं ना, आई जे के बाद के आता है, इसकी बात करें अगर तो एल एम के बाद एन आएगा, ओ पी के बाद क्यू आएगा, तो ये भी कंफर्म हो गया क्यू होगा, जे क्यू। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारा वैसे भी गलत हो गया। अब नंबर की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर देखें 2 के बाद कितना है 5, इसको अलग से लिख लीजिए अगर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 5 12 और 27, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5 दूना 10 और 2 12, 12 दूना 24 और 3 27, 12 दूना 24 3 27। ये किस तरीके से हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 है ना, ये क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, जितने का गुणा कर रहे हैं उतना जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ 2 का गुणा करा 2 जोड़ा, इसके बाद 12 दूना 24 प्लस 3, 3 जोड़ दिया है ना, 2 का मल्टीप्लाई करा 3 जोड़ दिया। यहाँ पर भी क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जोड़ देंगे, तो 27 दूना 54 और 4 58 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, कैसे भुवन की मां मधु से संबंधित है। तो भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, वह मेरे पिता के, किसके पिता के, मधु के। तो मान लीजिए ये मैंने बनाया मधु, मेरे पिता यानी मधु के पिता, मधु के पिता के इकलौते बेटे, ठीक है, यानी इसका भाई, मधु के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी इसका भी बेटा है, ये है, और ये कौन है भुवन, ठीक है। मधु के पिता के इकलौते बेटे का बेटा भुवन है, जनरेशन वाइज है ना, फैमिली ट्री आपको बनाना आना चाहिए भाई। चलिए तो अब क्लियर हो गया। तो क्या पूछा गया है कि भुवन की मां मधु से कैसे संबंधित है। भुवन की मां यानी इसकी बीवी है ना, जो भुवन के पापा है उनकी पत्नी कैसे संबंधित है। तो अब यहां पर देख लीजिए मधु से कैसे संबंधित होंगी, मधु का भाई, भुवन के पिता मधु के भाई है, और ये पत्नी है उनकी तो भाभी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे त्रिभुज में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जोड़ना घटाना आपको नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है बाकी तीनों नंबर से क्या है डिविजिबल है, ये जो नंबर है ये भी बाकी तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ पर भी एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों नंबर से क्या होगा डिविजिबल होगा, और वो कौन सा है ऑप्शन डी। बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ठीक है। देखिए 4 और 2 6, अगर हम इसको देखें तो ऑल्टरनेट सीरीज बनेगी भाई, है ना। ये कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें, तब जाकर चीजें सॉल्व होंगी यहाँ पर, है ना, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। और ठीक है, तो 4 3 12 देखें, अगर 6 दूना 12 और 2 14, 14 दूना 28 और 2 30, तो ये तो ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 12, 12 दूनी 24 और 4 28 और 28 दूना 56 और 4 60, ठीक है। ये ऑप्शन सही। देखिए समझिए इसको,
अगर 4 से 12 बनाना है तो 4 दूना 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 दूना 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, और 28 दूना 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये ऑल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए बी से दुगना अच्छा कर्मकार है और दोनों साथ में 18 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं, तो अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, मान लीजिए ए की जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में 2 काम करने की है, बी की जो एफिशिएंसी यानी क्षमता है दुगना कर्मकार है, तभी तो होगा जब दुगनी स्पीड से काम करेगा। मान लीजिए दुगना काम कर रहा है, बी इसका 1 गुना काम कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों 18 दिनों में इनके द्वारा कुल किया गया कार्य अगर देखें, दोनों के द्वारा कुल कार्य की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जितने दिन लगाए इन्होंने मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 यानी जितनी इनकी कैपेसिटी थी। ठीक है, तो 18 गुणा गया 3 यानी 54। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि ए अकेले, अब कुल काम कितना हो गया 54 यूनिट का काम हो गया, कुछ भी हो सकता है 54 यूनिट का, है ना। तो कुल काम 54 यूनिट का हो गया। अगर अकेले ए को करना है तो ए की क्षमता कितनी है, एक दिन में 2 काम करने की है ना, तो 54 काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, ए द्वारा अकेले लगाया गया समय अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कुल काम बटे इसकी जो क्षमता है तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में, है ना, सेकंड ट्रेन की स्पीड बता रखी है, सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है चाल है वो कितना है 400 किलोमीटर 4 घंटे में यानी 100 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तय करती है तो पहली ट्रेन की गति कितनी होगी, तो 7:8 का रेशियो है ना, तो पहले ट्रेन की गति पूछा है तो सीधा सीधा क्या कर दो 7/8 गुणा गया 100 कर दो, है ना, सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.875। ठीक है, 0.875 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो 87.5 किलोमीटर/आवर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई डायरेक्शन वाले, इसमें जो गलती करता है फिर उसका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करी। पहले दूरी तय करने के बाद उसने महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय करी और वह वापस घुमा और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर यहां पहुंच गया था। यहां से अनिल वापस घुमा और वापस आते आते यहां तक 12 किलोमीटर यानी यहां से यहां तक की 12, तो 6 तो वो पहले ही चल चुका है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 6 किलोमीटर। अब यहां पहुंच गया अनिल। फिर दाईं ओर होगा तो मतलब उत्तर की तरफ दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर। अब यहां पर देखिए ये ऑफिस है, इसका ऑफिस जाने के लिए 8 किलोमीटर इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है, घर से कार्यालय, ये घर है यहाँ पर तो ये होगा ना, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए x है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x² = 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 यानी 100 और x = क्या हो जाएगा √100 यानी 10 किलोमीटर। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत इजी है भाई, है ना। अगर हम इसे देखें, इन दोनों को जोड़ दे 7 और 3 10, 10 में से 1 घटा दो 9, 5 और 2 7, 7 में से 1 घटा दो 6, 6 और 1 7, 7 में से 1 घटा दो तो 6। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, पुस्तिकाओं को समान रूप से एक वर्ग के बच्चों में मुफ्त में वितरित किया गया। पुस्तिकाओं की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिली बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग है। तो मान लीजिए बच्चों की संख्या क्या है, बच्चों की संख्या मान लीजिए x, ठीक है। तो बच्चों की संख्या हमने यहाँ पर मान ली x, और पुस्तकों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी फिर, पुस्तकों की कुल संख्या कितना है, 1/8वां भाग है, प्रत्येक बच्चे को मिली पुस्तकों की, अच्छा प्रत्येक बच्चे को मिली पुस्तक, सॉरी इसको इस तरीके से देख लेते हैं। मिली पुस्तक की संख्या 1/8 है, यानी x/8, ठीक है। तो यहां से एक चीज हम निकाल सकते हैं, कुल पुस्तकों की संख्या अगर निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, x × x/8, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक बच्चे के पास मानो 10 है और कुल बच्चों की संख्या 5 हो गई, तो 10 गुणा गया 5 यानी 50। तो वही चीज यहाँ पर करी है, एक चीज तो हमने यहाँ से डिराइव कर ली, ठीक है। आगे देखें, अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाए, यानी पहले x थी अब कितना कर दिया जाए, x/2, तो प्रत्येक बच्चे को 16 मिलेंगे, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेंगी, 16। तो कुल कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी कुल पुस्तकें, कुल इतनी हो जाएंगी, 2/8 16 यानी 8x। तो ये भी कुल पुस्तकें हैं, ये भी कुल पुस्तकें हैं, तो इनको बराबर रख सकते हो। तो x² / 8 = 8x, ठीक है। तो इस x से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 64, और x क्या था, बच्चों की संख्या। तो कुल कितनी पुस्तिकाओं का वितरण किया गया, और हमें क्या निकालनी है, कुल पुस्तिकाएं निकालनी है। तो कुल पुस्तिकाएं या तो यहाँ देख लीजिए या फिर यहाँ देख लीजिए, है ना। तो यही वैल्यू रख लीजिए x की। तो 8 × 64, तो 8 × 32, 8 × 48, 512, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, किसी निश्चित कोड में ब्रेक थ्रू को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कोड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। हम यहाँ पर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन करो, इस तरीके से, और इसी के नीचे जिस कोड में लिखा गया वो लिख दीजिए। इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको नंबरिंग नहीं करनी है कि 1 2 3 या फिर कोई ऐसा पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। आप क्या करिए, इसको 1 2 3 4 5 और इसको 6 लिख लीजिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये हमने अगर यहाँ पर देखा, तो अगर हम बी आर की बात करें तो बी आर यहाँ पर है इस तरीके से, ई ए की बात करें तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, बी आर क्या हो गया, 1 हो गया। के टी की बात करें तो के टी यहाँ पर है, ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एच आर आपका ये है, एच आर यहाँ पर 4 नंबर पर हो गया। ओ यू देखिए यहाँ पर ये 5 नंबर पर हो गया, और जी एच ये है यहाँ पर, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से आपने कोडिंग कर ली। अब हमें देखना क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, ठीक है। तो इसके साथ भी आपको यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, DI1 ST2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले 2 नंबर वाला है भाई, तो सबसे पहले 2 नंबर वाला है तो ST लिख दीजिए। उसके बाद 5 नंबर वाला है तो TI लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर वाला है तो BU लिख दीजिए। उसके बाद 1 नंबर वाला है तो DI लिख दीजिए। उसके बाद 6 नंबर वाला है तो ON लिख दीजिए। और उसके बाद
3 नंबर वाला है तो RI लिख दीजिए और चेक कीजिए कि ये किस ऑप्शन में है। तो STTIBUDIONRI यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोडिंग भी करनी पड़ सकती है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्ती घूमता है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है, डायरेक्शन वाले आसान क्वेश्चन होते हैं भाई, सबको आने चाहिए। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, मान लीजिए इस तरीके से इसका फेस है, 45 डिग्री दक्षिणावर्ती घूमता है। दक्षिणावर्ती का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 45 डिग्री ये हुआ तो इस डायरेक्शन में आ गया। फिर हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब बिल्कुल अपने अपोजिट। ठीक है, तो अभी इस पोजीशन पर है और इसके बाद और दक्षिणावर्ती का है ना, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तदुपरांत 315 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। ठीक है, तो 315 डिग्री की बात करें तो 180 यहां तक हो गया था, 270 यहां पर हो जाएगा और 315 यहां पर, ये इस तरीके से यहां पर ये 315 डिग्री। ठीक है, तो अब किस डायरेक्शन में इसका फेस है भाई, ये होगा आपके दक्षिण दिशा में। चलिए आगे देखते हैं। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाना होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो 60 लीटर के मिश्रण में अगर 2:1 में है तो क्या करना, क्या हो जाएगा, दूध का कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा भाई यहाँ पर 40 और पानी हो जाएगा कितना, 20। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। अब देखो पानी मिलाना है हमें, दूध की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसका रेशियो अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना, 40 बटे और 20 प्लस पानी ही मिलाना है सिर्फ। और ये कितना होना चाहिए, 1/2। बहुत सिंपल है, तो 40 दूना 80 बराबर 20 प्लस एक्स, और x बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, और x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका, 60 लीटर यहाँ पर पानी मिलाना होगा। चलिए, यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, मान लीजिए संख्या x है। ठीक है, इसके 1/4 का 1/3 बराबर 15 है। ठीक है, तो संख्या का 3/10। पहले तो संख्या निकाल लीजिए भाई, कितनी होगी, 15 गुणा गया 12 हो जाएगी, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या का 3/10 यानी 3/10 तो कितना हो जाएगा, 180 गुणा गया 3/10 तो 54 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक घड़ी को दोपहर 12 बजे शुरू किया जाता है। घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक कितना होगा। घंटे की सुई का घुमाव पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। घंटे की सुई, ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई की अगर बात करें तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बेसिक वैल्यू आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आधा डिग्री है भैया, है ना, 11/2 नहीं है, आधा है। ठीक है, इतना अगर आपको ध्यान रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 5:10 में तो 5 तो पूरे घंटे हो गए, यानी अगर यहाँ पर देखें इसकी मदद से तो 150 डिग्री, और अगर इसकी मदद से तो कितने का 1/2 गुणा गया 10 मिनट हुए ना, यानी 5 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो इन दोनों को। ठीक है, तो ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 155 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, सही से देख लेना एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको दिक्कत है। एक सड़क के 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके मरम्मत कर सकते हैं, तो कितने दिन में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6। ये भाई एक फॉर्मूला आप लोग अगर याद रख सकते हो तो MDH मसाले सबने कहा है, MDH है ना, M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2।
ठीक है, इस तरीके से ये चीज याद रख लो। तो पहली कंडीशन में कुछ इस तरीके से बात कही गई यहाँ पर कि 39 व्यक्ति, इस वाले में रखो, है ना, 39 मल्टीप्लाई बाई D1, डे कितना है भाई 12, आवर्स कितना है 5, सेम वर्क सेम है तो ये और ये कट जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। M2 की बात करें अगर तो वहां पर देखें तो कितने दिन में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति है ना, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 30, दिन पूछा गया है तो D2 एज इट इज रहने दो, और H अगर 6 दे रखा हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी है ना। तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ देख लीजिए, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 39 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 6, ठीक है। 6 दूना 12, 5 छक्का 30, है ना, 13 तिया 39, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो आंसर आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। आंसर भी आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना भाई, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए आगे अगर हम यहाँ पर देखें, एक दो अंकों की संख्या का उसके अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर प्राप्त संख्या से अंतर 36 है। बचपन में पढ़ा होगा ना कि माना दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस 5, ये तो सुना होगा ना, ठीक है। अगर हम क्या करें, अंकों की आपस में स्थिति, अंकों की आपस में स्थिति को अगर हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10y प्लस x, यही तो पूछा गया है। और इन दोनों का अंतर कितना है 36, यानी 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 है ना। तो बहुत सिंपल है, खोल दीजिए, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो 10x में से एक x गया तो क्या हो जाएगा 9x, और ऐसे ही माइनस 9y इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो 9 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 36, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। यही तो पूछा गया था कि दोनों अंकों के बीच में क्या अंतर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए, तो ये प्रीवियस ईयर RO 2016 के एप्टीट्यूड और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और इसी तरीके से हम GS के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। और बाकी जैसे लोअर PCS हो गया, FRO प्री, ACF का जो प्री हुआ है, और CSET का जो पेपर होता है UKPSC का, वो सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आएंगे। इससे होगा क्या, इससे एक तो आपको आइडिया जनरेट हो जाएगा कि आगामी जो पेपर आने वाले हैं, क्योंकि प्री तो सबके ही होने वाले हैं, कुछ ही टाइम बाद हो जाएंगे, है ना, 3-4 महीने के अंदर अंदर सबका प्री हो जाना है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी पता चल जाएगा, आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बहुत बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करेंगे जिससे सभी को समझ में आ जाए, है ना। तो जिनको तो जिनका एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत अच्छा है तो वो तो श्योर होंगे कि हाँ हमारा तो प्री हो ही जाना, बट जिनको दिक्कत है भाई उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, बैचेज वगैरह हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, बहुत डिटेल में जिसे पढ़ना है, ठीक है, तो वो मैसेज में कमेंट में हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी नया सेशन RO सीरीज का हम यहाँ पर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।